बनाया था और उस घर से उसे अलग कर दिया गया। अमेरिका का कानून औरत का साथ देता है। रेशमा ने बड़ी चालाकी से 2 दोस्तों की मदद से एक प्लान तैयार किया था, मगर कुछ कोई नहीं मिला। राय ने अमेरिका में सब रुक जाने पर सऊदी में नौकरी कर ली और रेशमा से दिल भर जाने पर जाने उसे भी छोड़ दिया। बाप बच्चों के लिए तड़प रहा है। आदमी जो कमाता है हजारों रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए भिजाता है, कभी कभी माँ बाप के पास भी आ जाता है। यह है आज के दौर की मॉडर्न लड़कियों की दास्तान, जो मर्दों से आगे निकलने की कोशिश में हदें पार कर रही है। ऐश की जिंदगी जीना मकसद है। शौहर बेचारे ना घर के ना खाए। बहुत अच्छा, ना घर के ना खाट के, वाकई शौहर बेचारे घर के ना खाट के। ये जुमला का भी हमारी हौसला अफजाई ये मैं मुबारकबाद देता हूँ शबीना भाई साहब के। कोई तो है जो ख़वातीन में मर्दों का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखता है। मैं वरना अमूमन अफसाना निगार ख़वातीन जालिम बताते हैं मर्द को हमेशा। यहाँ पर ऐसा कुछ मामला लग रहा है। अब हमारे दरमियान सिर्फ 2 अफसाना निगार रह गई हैं। इसके बाद मुशायरा शुरू होगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा जाएगा मुशायरा। मेरे पास अब इस वक्त ऐसे शुरू आ चुके हैं। शाहनवाज हाशमी, गोविंद अक्षय और मोइन अमर बप्पू हैं, शाहिद अलीदी हैं, असलम परचोरी हैं, तस्नीम जौहर हैं। ऐसे शोरा इकराम हमारे दरमियान में फैयाज़ुल्लाह फैयाज़ हैं। और जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है मैं देख रहा हूँ कि एक कहकशा शोरा इकराम की यहाँ पर सजी हुई है। बहुत जल्द आपके सामने एक शायर मैं पेश करूँगा और आपसे भरपूर दाद हासिल करेगा। थोड़ा सा इंतज़ार, बस 2 खातून अफसाना निगार है। महमूद हामिद साहब हमारे दरमियान में अफसाना निगार हैं जो मुख्तसर तरीन अफसाने सुनाने में के मामले में बहुत मशहूर है। मैं महमूद हामिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। अब हमारे दरमियान रईसा मोहम्मद हैं और सुरैया जमील साहिबा हैं और इसके फौरी बाद हम अपना महफिल शेर का आगाज़ करेंगे। प्रोफेसर मजीद बेदार साहब तमाम अफसानों को बड़े गौर से सुन रहे हैं, वो तबसरा भी करेंगे। मेरे अफसाने का उन्वान है दरवाज़ा। दरवाज़ा। उसने बारहा कहा कि घर का दरवाज़ा कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी मरम्मत ज़रूरी है, लेकिन घर वालों ने उसकी हर बात की तरह इस बात पर भी कोई तवज्जो न दी और घर का सदर दरवाज़ा मुसलसल टूटता गया। पहले तो इस पर लगे रंग और रोगन ने अपनी जिला छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी गल कर टूटने लगी। अब तो इस दरवाजे का खुलना और बंद होना तक दुश्वार हो गया। फिर भी हर रात वो बड़ी कोशिशों से दरवाज़ा बंद करता, सारे घर का हिसाब करता और तब कहीं जाकर सोता। वैसे घर में सभी थे, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े और मर्द, मगर ऐसा लगता था जैसे उसके सिवा किसी को भी दरवाजे से कोई दिलचस्पी नहीं। हर लड़के और लड़की का अपना अपना कमरा जो था, शाम होते ही वो अपने अपने कमरों में बंद हो जाते और शायद बंद कमरों ही को वो अपने घर का सबूत करते। बस वो ही होता जो रात देर गए तक कभी आंगन के चक्कर लगाता, कभी दालान की सीढ़ियों पर बेतरतीब पड़ी जूतियों को ढंग से जमाता रहता। जब सारे काम निपटा लेता तो टूटे दरवाजे की तरफ बढ़ता, बड़ी मुश्किल से उसे बंद करता। न जाने कितना अर्सा हो गया होगा, इस टूटे दरवाजे को बंद करते हुए। मौसमों की रफ्तार न बदली, इनकी सितम ज़रीफियाँ न बदली और नहीं घर वालों की मसरूफियतों में कुछ फर्क आया, मगर वक्त के साथ साथ उसकी उम्र में जो इजाफा हुआ तो वो कमज़ोर होता गया। फिर भी वो हर रात दरवाज़ा ज़रूर बंद कर लिया करता। उसे बंद करते हुए तो एक दफ़ा वो गिर भी पड़ा। तब से घर के कदीम मुलाजिम ने उसकी मदद करनी शुरू की। सुरैया साहब, इसके बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, 2 मिनट सब्र कीजिए। वो भी कब तक मदद करता, चंद दिनों तक हमदर्दी बताकर एक दिन वो भी चला गया। अब तो दरवाज़ा बंद करना उसकी आदत बन गई थी। आखिर एक दिन उसकी सेहत ने जवाब दे दिया। उसने फिर भी कोशिश की, मगर अब न दरवाजे की वो हालत थी
जो बंद हो सके और नहीं उसकी कि उसे बंद कर सके। वो मजबूर हो गया और लाचार दालान में पड़ी चारपाई पर लेटकर घर का नजारा करने लगा। अब तो दरवाजा बिल्कुल टूट चुका था। उसने देखा गली कूचों में फिरने वाले कुत्ते भी अब उस घर के घर में दाखिल हो गए। हड्डियों के लिए दिन रात झगड़ा होता रहता है। घर तो लगता है जैसे कचरे का ढेर हो, फिर भी घर वाले खुश हैं। अपने अपने कमरों में रहकर वो ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि उनके कमरे इसी घर का हिस्सा है और इस घर का एक नंबर है, उसका नाम भी है जो उनके खानदान की शिनाख्त है, उनके विकास का ज़मीन है। मगर आज इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या करें? टीवी और रेडियो के इस दौर में पुराने ग्रामोफोन को कौन बजाए? अब तो चाहिए बेनाम सी शोहरत, आरती मसालत और शादमानी छोड़कर बेकार इज्जत किरदार जैसी फजूल चीज़ों को के लिए इसके पास वक्त था। अपनी अपनी चार दीवारियों में और वो बेचारा घर घर कहता पागल होता रहा। दरवाजा क्या छूटा जैसे सारा घर बर्बाद हो गया। मोहल्ले की सारी गंदगी घर के अंदर दाखिल होने लगी। वो कराइयाँ जो चूड़ी वाले के आगे तक न जाती थी अब रैप म्यूजिक पर नाचने लगी। वो आवाज़ें जो कमरे की दहलीज तक न सुनाई देती थी अब रेडियो और टीवी के जरिए घर घर सुनी जाने लगी। वो फन जो कभी फनकार की जिंदगी का सरमाया हुआ करता था अब बाजार में टिकने लगा। उसने महसूस किया जब से घर का दरवाजा टूटा घर का सारा माहौल बदल गया। अब तो बच्चियां न रही। तालीम के नाम पर वो खुराफात हुई कि कोई भी तालीम याफ्ता लड़की शरीफ खानदान की बहू बेटी कहलाने के लायक न रही। वो चाहता था कि अपनी सारी ताकत जमा करके उठे और स्कूल के दरवाजे की अपने हाथों से मरम्मत करे और गंदगी के इस आते हुए तूफान को अपने घर से महफूज करे। मगर क्या ये मुमकिन है? दूर खड़ी कोई मुस्कुराती हुई उससे पूछ रही थी, तुम कौन हो? उसने जज्बात से विपट कर पूछा, कौन हो तुम? बताती क्यों नहीं? तुम्हारी हंसी मुझ पर तंज के तीर बरसा रही है। उसने अपनी हंसी बताते हुए कहा, क्या बताऊं? यही ना कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं तुम्हारी मौत हूँ। क्या? वो हक्का बक्का रह गया। मौत को इतनी हसीन सूरत में देखकर वो हैरान हो गया। तुम और मौत, लोग तो तुम्हारे नाम से घबरा जाते हैं ऐसे जैसे तुम कोई भयानक तरीन चीज हो। मगर मुझे तो तुम हसीन वही लगती हो। फिर वो हंसी, इस बार उसकी हंसी में तंज नहीं तमानियत थी। उसकी हंसी से वो भी पुरसुकून हो गया जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका हो। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी जैसे वो उसकी आगोश में समा जाना चाहता हो। उसके फैले हुए हाथ ऊपर उठे और गिर गए। घर के सारे कमरे खुलने लगे। लोग बाहर आते गए। उसके तरफ घर वालों का एक हाला बन गया और घर के सारे मकीन सिमट कर एक इकाई में मजबूत। अब आइए सुरैया जबीन साहबा से गुजारिश करता हूँ कि अपना मुख्तसर तरीन अफसाना पेश करें। उसके बाद राइसा मोहम्मद साहबा से गुजारिश है कि मुख्तसर तरीन अफसाना पेश करें। उसका शुरा करम अपना कलाम सुनाएंगे। आप तमाम हजरात से ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। सिर्फ 2 अफसाना निगार खातून अफसाना निगारों के बाद फौरी मुशायरा शुरू हो जाएगा। हमारे दरमियान जाहिद हरियाणवी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे अफसाने का उन्वान है जख्म भरता नहीं किसी भी तरह। वाह, जख्म भरता नहीं किसी भी तरह। एक मौके पर मैंने देखा एक ज़ईफ खातून जो मुतमम्मिन खानदान से लग रही है आहिस्ता आहिस्ता प्लेन की तरफ बढ़ रही थी। खादिमा बैग उठाई हुई थी। दोनों प्लेन में सवार हो गई। मेरे बाजू की सीट पर वो बैठे थे। थोड़ी देर बाद प्लेन ने परवाज़ करी। उन्होंने 2-3 बार मेरी तरफ देखा। मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वो मुझसे मुखातिब हुई। पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपनी मंजिल बता दी।
वो कहने लगी मैं बम्बई जा रही हूँ 2 दिन के लिए, वहाँ मुझे चेकअप कराना है। वैसे मुझे कोई खास बीमारी नहीं है, फिर भी डॉक्टर के मशवरे से अपना इत्मीनान करना चाहती हूँ। क्या बात है, वाह वाह। मैंने पूछा आपके साथ कोई नहीं है? मेरा मतलब आपका अपना? नहीं, ये मेरी खातिमा है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। कुछ देर खामोश रही, फिर बोली क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं? कैसा वादा? मैंने पूछा। कहने लगी पहले वादा कीजिए फिर बताऊंगी। मैंने दिल में सोचा पता नहीं है मुझसे क्या वादा लेना चाहती है। अभी मैं कज़मज़ुबी में था कि क्या कहूँ। वो बोली घबराइए नहीं, वादा सिर्फ ये लेना है कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो हफ्ते में एक बार कम से कम मुझे 2 मिनट के लिए कॉल कलेक्ट कर लिया करें। क्यों? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? कहने लगी बच्चे तो हैं, लेकिन उनके पास मुझसे मिलने हफ्ता के फोन करने का भी वक्त नहीं। वाह। मेरा घर बहुत बड़ा है, रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं है। सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, मुझे बच्चे याद आते हैं, सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बस डॉक्टर कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, देखती फर्नीचर, आराम, कमरे तो मैं, लेकिन दिन तमाम घर में घूमती फिरती हूँ, एक एक कमरे में जाती हूँ। सब मेरे बच्चों जैसा मेरे उद्देश्य सामान से भरे हुए मेरे बच्चों के लिए। इन पर हसरत भरी नजर डालती हूँ, न जाने कब आएंगे, कब ये कमरे आबाद होंगे। उन्होंने एक ठंडी सांस ली, सब बच्चे परदेश से जा रहे। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था, वो पैसा कमाना चाहते हैं, ना खुद आते हैं ना मुझे बुलाते हैं। मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है, मैं वहाँ जाकर उन पर बोझ बचूंगी, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। अब तो उन्होंने फोन करना भी छोड़ दिया है। शायद मैं डर हो कि मैं उनके साथ रहने पर इसराफ कर बैठूं। सारा दिन फोन का इंतजार करती हूँ, लेकिन घंटी बजती है, मायूसी दर करती हूँ। इसी मायूसी और नाउम्मीदी की वजह से डिप्रेशन का शिकार। घर में नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन जब तक मैं ऐसे अकेले आज पीछे मुड़कर देखती हूँ, मेरे 4 घंटे बच्चे जिनकी चहकती प्यारी आवाज़ों से घर में कितनी चहल बैठी, कितनी रौनक थी। मैंने मेरे शौहर की तारीफ और तरबियत कोई कसर न छोड़ी। हमने अपना फर्ज अदा किया, शादियाँ की, फिर घर आबाद हो गए, बाहर जाने का खुद सबसे पहले बड़े के दिमाग में समाया। उसकी बीवी दुनिया देखना चाहती थी। मियाँ बीवी दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जाने की तैयारी करी। हमें सिर्फ इत्तला देना मुनासिब समझा। इसके बाद तो दूसरे लड़के भी बाहर जाने के लिए मांगने लगे। बाप ने समझाया नहीं कोई तिजारत कर लो, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। सबने यकीन दिलाया कि हम आप लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे, रोजाना आपकी खैरियत मालूम करेंगे और साल में एक बार तो जरूर। साल 2 साल 10 साल गुजर गए। 2 बेटे 5 साल पहले आए थे, 15 दिन के। उसके बाद किसी में कोई खबर नहीं। मेरे शौहर बीमार है, वो उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ा। सब बच्चों को मैंने इत्तला दी। उन्होंने ज़बानी खैरियत देने उनकी, मैंने कहा तुम्हारे वाले तुम्हें बहुत याद करें, लेकिन हर लड़के ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अपने मसरूफियात जो मैं मालिक से ज़्यादा अजीज थी वो